कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जो यूजीसी नेट या पीजीटी के कैंडिडेट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट कि यदि आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तब भी जो है कि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है कि एक तरीके से इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज की डेट में मैं आपको बताऊं कि लोग जो हैं केवल इसके खेल से, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, केवल इसके खेल से जो है कि 5-5 मिनट में 1-1 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं। 5-5 मिनट के खेल में 1-1 करोड़ रुपया जो है कि निकाल रहे हैं, वो इनकम कर रहे हैं। उनको कहते हैं ट्रेडर्स, है ना। तो वो हालांकि रिस्की चीज़ है, हम उसकी हल्की फुल्की बात करेंगे। लेकिन हाँ, यदि आप ट्रेडर हैं तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि ट्रेडिंग का सही वक्त क्या होता है। इस वीडियो से आपको इतना तो पता लग जाएगा। बाकी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो है कि एक अच्छा ये टॉपिक इसलिए हो सकता है क्योंकि भाई पूरी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, वो आपको कहूँ कि इंटरनेशनल जो भी आपके ट्रेड्स होते हैं, या मान लो कि जो भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऊपर नीचे जो आपका डेफिसिट हो जाता है, तो वो जो है कि जहाँ तक आपका जो है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट पर जो है कि डिपेंड करता है। तो इसमें जो है कि हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस लेक्चर में इसकी आउटलाइन कवर करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है चैप्टर। लेकिन हाँ, हम इतना कवर कर लेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है कि बन सकते हैं। और जो है कि टीजीटी पीजीटी कोई भी परीक्षा हो तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अच्छी बात यह है कि सबसे पहले हम इसमें ये सीखेंगे कि भाई ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ना, इसकी पूरा अंदर का जो पूरा है ना कहानी क्या होती है इसमें, कि ये क्यों ऊपर नीचे होता है, आखिर क्या कारण होता है ना। और इसकी वैल्यू से जो है कि जो हमारी ट्रेड्स हैं उन पर क्या असर पड़ता है, इसकी वैल्यू कम होती है ज़्यादा होती है तो क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते ही, मैंने देखिए कैसा बनाया हुआ है ये। थोड़ा आप देखिएगा, ये एक जब लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनका मुंह ऐसे थोड़ा हो जाता है ना। तो इस तरह से मैंने ये लगा दिया है थोड़ा ही। और तो आगे बढ़ते हैं। ये बाई मिस्टेक जो है कि 2 जगह हो गया है, ठीक है। हाँ, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ द नेम गिवन टू एनी फॉरेन करेंसी। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज एक तरीके से कहते नहीं, फॉरेन एक्सचेंज है ये। तो ये क्या है कि एक नेम है, एक नाम है ना। यहाँ पर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट आप मिटा दीजिएगा, रेट नहीं यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर जो कि रेट जो है कि यहाँ पर ये आप, क्योंकि ये टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक्स होती रहती हैं, लेकिन हाँ मुझे मालूम है जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो जो है कि ये मिस्टेक्स वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो फॉरेन एक्सचेंज है कि ये इट इज़ अ नेम गिवन टू एनी फॉरेन करेंसी। उसके बाद एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ ए करेंसी, ए कंट्रीज करेंसी इन द टर्म्स ऑफ अनदर कंट्री करेंसी। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज है कि डॉलर हो गया है ना, आपका जो है कि यूएसए का ब्रिटिश पाउंड हो गया है। तो ये फॉरेन करेंसियाँ हैं, जैसे हमारे यहाँ रुपया है, तो ऐसे ही वहाँ की ये करेंसी हो जाती हैं। लेकिन जो रेट होता है, रेट का मतलब ये होता है कि उनकी एक करेंसी में कितने रुपए हुए, यानी उनकी एक करेंसी जो मान लो $1 है, तो $1 में जो है कि कितने रुपए वो ले सकते हैं, मतलब कितने रुपए वो एक्सचेंज कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं रेट। जैसे कि अभी जो है कि इस समय रेट चल रहा है वो 81.7 कुछ चल रहा है यार, मतलब 82, वो फ्लैक्चुएट 81 82 इस समय हो रहा है यूएस डॉलर। तो वो एक रेट हो गया है, वो एक्सचेंज रेट है ना। और एक्सचेंज किया है वो डॉलर है। उसके बाद जो है कि थर्ड आप पॉइंट देखिएगा, द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू एडजस्ट फ्रीली एज डिटरमाइंड बाई डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए, ये एक्सचेंज रेट जो है कि ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। जैसे कि आप कभी सुनेंगे कि भाई डॉलर गिर गया, डॉलर बढ़ गया, रुपया गिर गया, रुपया बढ़ गया, ये सब क्या हो रहा है। ये ऐसा होता है कि मार्केट में, मैं इसमें एक बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ। ये लाइफ आपको जो है कि डेली जो है कि दिन प्रतिदिन जो है कि आपके साथ ऐसा होता होगा, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता है। देखिए, डिमांड सप्लाई का तो आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से खेल समझ रहे होंगे। क्या डिमांड सप्लाई में क्या होता है भाई, अगर क्या है भाई, डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा, डिमांड कम है प्राइस नीचे जाएगा। सप्लाई ज़्यादा है प्राइस कम होगा, सप्लाई कम है तो प्राइस ज़्यादा होगा, है ना। यही चीज़ है। तो डॉलर तो ये मार्केट में क्या है कि एक लिमिटेड डॉलर जो है कि भाई ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं, तो लिमिटेड है भाई। यूएसए भी जो है कि डॉलर छाप रहा है, तो क्या कि ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा दबा के छाप दिया तो वो इन्फ्लेशन हो जाएगा उनके यहाँ पे। तो जो है कि हाँ, वो जो है कि ज़्यादा छापते हैं क्योंकि इतना इन्फ्लेशन उनके यहाँ असर नहीं करता, क्योंकि डॉलर जो है पूरी कंट्री में, मतलब जो है कि 1/3 केवल यूएसए में, बाकी 2/3 जो है कि इंटरनेशनल घूम रहा है ना। लेकिन अनलिमिटेड तो नहीं छाप सकते। अब जिस चीज़ की लिमिट है, यानी जो है कि उसकी स्कार्सिटी है भाई, अनलिमिटेड कर सकते हैं, लेकिन स्कार्सिटी इन द टर्म्स ऑफ कि वो अनलिमिटेड नहीं कर सकते हैं। तो उसकी क्या है कि मार्केट में क्या है कि एक वैल्यू होगी। अब देखिए, यदि उसकी जो क्वांटिटी है ना, वो अगर कम हो जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएगी।
और अगर उसकी क्वांटिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसे ही जो डिमांड सप्लाई है, जैसे कि भाई डॉलर में आप यदि बाहर कोई आपके पिताजी अगर बाहर कुछ उनका ऐसा बिजनेस कुछ एक्सपोर्ट बाहर करते हो तो उनसे पूछिएगा, उनका जो है कि डॉलर में वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उनका जो भी अकाउंट बनाओ उसमें डॉलर आता होगा और डॉलर में ही वो लोग पेमेंट करते होंगे। देखिए जो नॉर्मल पर्सन है उनको ये बात थोड़ी हल्की सी समझ में ऑड लग रही हो कि कैसे डॉलर में कैसे क्या होता है, लेकिन हाँ यदि जैसे कि आपके अकाउंट में आप कोई भी BOB वर्ल्ड वगैरह या फ़ोन पे ये सब उसमें जो आपका एक अकाउंट बैंक अकाउंट उसमें पैसा पड़ा होता है, ऐसे ही जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका जो है कि जो अकाउंट होता है उसमें जो है कि US डॉलर होते हैं, है ना, वो डायरेक्ट डॉलर में ट्रेड करते हैं। यदि जो है कि डॉलर जो है कि मान लीजिएगा सप्लाई जो है कि बहुत ज़्यादा हो गई डॉलर की मार्केट में। अब देखिए यहाँ पे मार्केट से आप क्या समझते हो, देखिए अगर हम इंडिया में और हम डॉलर की एक्सचेंज रेट की बात करें तो हम इंडिया के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो है कि डॉलर की हम बात करेंगे। देखिए इंडियन बाउंड्री में यदि डॉलर बहुत ज़्यादा आ गया है तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और इंडियन बाउंड्री में यदि डॉलर जो है कि उतना ज़्यादा नहीं आया, कम है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। कैसे, अब देखिए जैसे मान लीजिएगा कि सपोज़ आप जो है बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, और या मान लीजिए कोई इंपोर्ट कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि भाई आपने मान लो सपोज़ बाहर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करी, अब उसके बाद जो है कि आपको मिले डॉलर, मान लो कि $100, सपोज़ मान लीजिए $100 यानी मतलब 8-8 हज़ार रुपया समथिंग हुआ है। अब आपने भाई बिजनेसमैन है तो आपने वो चीज़ बेची, रुपया मिला आपको, कैसे, डॉलर में मिला, डॉलर इंडिया के अंदर आया। अब देखिए डॉलर अगर इंडिया के अंदर आया है ना, अब जो है कि अगर आपको रुपया चाहिए तो आप एक्सचेंज जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि जो ऑथराइज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर आप जो है कि डॉलर चेंज कर सकते हो जा करके, तो यदि वहाँ पे आप जाएंगे तो डॉलर आपके पास है, आप उसको जो $100 आप देंगे वो आपको देगा कितना, रुपया देगा। यदि ऐसे बहुत से लोग अगर वहाँ पर जाने लगे, ऐसे मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर जाने लगे तो क्या हो जाएगा, रुपया भी लिमिटेड है ना, तो यदि बहुत ज़्यादा लोग जाने लगेंगे, कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे क्या हो जाएगा, डॉलर जो है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए बहुत ज़्यादा ट्रेड होने लगा, है ना, सप्लाई जो है कि डॉलर की हमारे यहाँ पे देश में बहुत ज़्यादा होने लगी, क्योंकि हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर की सप्लाई हमारे यहाँ ज़्यादा होने, अगर डॉलर की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी हमारे देश में तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोग जो है कि डॉलर ले लेके भाई बदलने जाएंगे, भैया हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको पैसा चाहिए। तो मतलब जो है कि डॉलर जो है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट में हो गया है। जब डॉलर अबंडेंट में हो जाता है तब जो है कि वो रुपया जो है कि भाई आपको क्या करेंगे कि देखिए नॉर्मल सी बात समझिएगा, देखिए बहुत साधारण, हाँ मैं गवर्नमेंट से भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट कैसे उसका ऊपर नीचे रेट करती है, लेकिन अभी डिमांड सप्लाई का यही जो है कि तरीका है कि भाई अगर डॉलर बहुत ज़्यादा जाएगा तो वो ये कह देंगे कि भैया डॉलर जो है कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्या करेंगे, अभी हम आपको $82 $1 में दे रहे थे, लेकिन भैया पैसा नहीं है, अब $80 देंगे, केवल $81, मन हो तो लीजिए, ना हो तो ना लीजिए, ये चीज़ हो जाती है। ये मैंने आपको इस तरीके से लहजे में इसलिए बताया कि आपके समझ में आए, लेकिन हाँ वहाँ पर रेट जो है कि वो ऊपर नीचे करके लिख देते हैं, है ना। उसका रीज़न ये है क्योंकि पैसा जो है कि वो भी एक लिमिटेड है ना, पैसा जो है कि वो भी लिमिटेड है, तो इसीलिए जो है कि भाई वहाँ पर अगर वो जाएंगे तो ऐसे ही डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे होती। अगर मान लो अब डॉलर मान लो कम है, बहुत कम जो है कि, तो वहाँ पर क्या है कि मनी रुपया बहुत ज़्यादा हो गया है, अब रुपया बहुत ज़्यादा हो गया है, डॉलर कम है, तो क्या है कि अब उनको भी मान लो कहीं डॉलर, अब डॉलर की भी ज़रूरत पड़ रही उनको, है ना। वहाँ पर ऐसे लोग आ रहे हैं कि भैया वो कह रहे हैं रुपया के बदले में डॉलर दो, भाई पैसे के बदले में जो डॉलर दो। अब वहाँ पर डॉलर नहीं पहुँच रहा है पूर्ति करने के लिए, डॉलर की सप्लाई पूरी नहीं है, तो वो कहते हैं भैया आप एक काम करो, अब रेट हमने $82 कर दिया, अब हमें जो है कि आपका $1 जो है कि $1 हमें आप दीजिएगा, हम आपको $82 दे देंगे। तो क्या वही क्या होगी, मार्केट की वैल्यू क्या होगी, वही रुपए की वैल्यू क्या हो गई, ₹82 बढ़ गई। मतलब डॉलर की जब क्वांटिटी कम हुई तब उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये सप्लाई का खेल होता है ना। तो जो ट्रेडर्स होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, डंपिंग करते हैं सीधे सीधे। आपने देखा होगा डॉलर एक ऊपर बढ़ गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर नीचे हो गया, तो ये डंपिंग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि मार्केट से डॉलर भरते हैं, ठीक है, मतलब जो 1 ट्रिलियन तो नहीं कह सकते हैं, 1 मिलियन उन्होंने सीधे डॉलर भरा, मान लो कि ₹81 के रेट से ₹82 के रेट से डंप कर दिया। जैसे उन्होंने मार्केट में बेच दिया ₹82 के रेट से, मार्केट में डॉलर की सप्लाई हो गई ज़्यादा, तुरंत जो उसका रेट क्या हो गया भाई, तुरंत गिर गया, है ना। और जैसे फिर गिरा वैसे उन्होंने फिर से भर लिया 1 मिलियन। तो बड़े ट्रेडर्स इसलिए कहते हैं कि रईस आदमी जो है कि रईस बनता जा रहा है, गरीब गरीब होता है। इसका रीज़न यही है क्योंकि रईस आदमी जो है कि उसका जो है कि जब वो एक सीधा मान लो कि मार्केट से उसका इतना पावर, इतना पैसा है कि वो 1 मिलियन तक डॉलर जो है कि मार्केट से भर सकता है। मतलब इतना भर लेगा कि एक क्वांटिटी होती है मार्केट में $1 मिलियन की भाई वैल्यू हुई, है ना। तो एक साथ सप्लाई बहुत अच्छी खासी सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम हुई ऑटोमेटिक रेट कम हो गया, है ना, ऑटोमेटिक रेट कम हो गया। और जैसे रेट कम हुआ उसने फिर से भर लिया। अब जैसे फिर से भरा तो जैसे कि जब दोबारा से उसने मान लो कि भरने बहुत ही
बिल्कुल आपको देसी भाषा में समझा रहा हूँ मैं, समझिए ट्रेडर्स जो भी लोग देख रहे हैं, अगर मान लो तो अगर मान लो कि भरा उन्होंने डॉलर मान लो कि इकट्ठा, तो जो है कि क्या हुआ भाई, एक साथ जो है कि सप्लाई कम हो गई मार्केट में डॉलर की, क्योंकि डॉलर उन्होंने अपने पास ले लिया, है ना। वही डॉलर का रेट मान लो 50% बढ़ गया, जैसे बढ़ा फिर बेच दिया। तो ये होते हैं वेल, इन्हें मार्केट में कहते हैं वेल्स। ये लोग जो है कि वेल्स लोग होते हैं मार्केट में, जो डॉलर को पंप या डंप करते हैं। या डॉलर की एग्जांपल ना लेकर हम कोई भी फॉरेन करेंसी ले लें, है ना। फॉरेन करेंसी फॉरेक्स मार्केट पूरी इसी पे चलती है। फॉरेक्स मार्केट में जो कि बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, मिलियन बिलियन इस तरीके से जो है कि भाई माल भरते हैं। पिसता कौन है बीच में कौन पिसता है? बीच में पिसता है जो छोटे ट्रेडर होते हैं, है ना, जो 2-4 हज़ार 10 हज़ार 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लेकर के जाते हैं, वो लोग पिस जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भाई मार्केट में अगर आपको जाना है तो बहुत ज़्यादा जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि कैसे क्या आपको लग रहा है कि ये तो ऊपर नीचे, आप अंदाज़ा लगा रहे हो अब नीचे आएगा, अपने अंदाजे से नहीं काम चलेगा। वहाँ पर जो सही खिलाड़ी है उसको जो है कि रिपोर्ट मिलती है कि हाँ ये वेल है, ये जो है कि डंप करने वाला है, ये पंप करने वाला है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे, हज़ारों आपको ग्रुप मिल जाएंगे वेल के डंप पंप करने वाले। तो ऐसे ही जो है कि जो मार्केट में बड़े ट्रेडर्स हैं, है ना, न्यूज़ से पूरी मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है। आज की डेट में जो फॉरेक्स मार्केट है वो न्यूज़ से ऊपर नीचे हो जाती है। न्यूज़ कहें तो भाई जैसे कि उन्हें पता लगा कि भाई दुबई इज़ गोइंग टू बाय $1 ट्रिलियन फॉर दिस एंड दैट, जो भी है, या मान लो कि उन्होंने कहा कि ये मार्केट गिरने वाली है, तो व्यक्ति को लगने लगता है कि मार्केट गिरने वाली है, तो फिर जो है कि वो डॉलर भरता नहीं है। कोई भी मान लो कि हो गया है ना। तो जब बाय नहीं होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी मार्केट में उसकी सप्लाई जो मार्केट में बहुत ज़्यादा रहेगी, फिर सस्ता होने लगेगा। अगर उनको पता लगेगा कि हाँ डॉलर जो है कि वो बहुत ज़्यादा खरीदा जाने वाला है, बढ़ने वाला है, तभी लोग मार्केट में डॉलर भरते हैं। और जब ऑटोमेटिक भरते हैं अपनी जेब में, तो जो है कि मार्केट में उसकी सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम होने से वो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये तो खेल हो गया फॉरेक्स मार्केट का। हम यहाँ पर क्या समझेंगे, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ये जो फ्रीली है मार्केट में डॉलर जो है कि अभी क्या है कि ये केवल जो इसकी वैल्यू जो है कि वो मार्केट में फ्रीली छोड़ दी गई है ना, फ्रीली छोड़ दी गई है। जैसे कि अभी इसका हिस्ट्री में क्या हुआ कि 1971 में अमेरिका के जो है कि ब्रिटेन वुड्स से कुछ पाबंदियाँ थी कि आपकी $1 की फ़िक्स कीमत आपको रखनी पड़ेगी, है ना, कि $35 में आपको जो है कि 1 आउंस जो है कि गोल्ड देना पड़ेगा। तो उसके एक टाइम की कीमत फिक्स थी, लेकिन जो है कि वो कुछ ज़्यादा ही समस्या हो गई थी अमेरिका में। उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छी है, वो मैं आपको हो सकता है टाइम मिलेगा इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी इसीलिए हो जाती है क्योंकि जो है कि मैं चाहता हूँ कि आपको अंदरूनी कॉन्सेप्चुअल जानकारी दूँ, आपको प्यार हो, मतलब कहने मतलब इकोनॉमिक्स से या मान लो जो भी आप चीज़ समझ रहे हो, इससे जो है कि अच्छा लगे कि हाँ ये होता है, ये पूरा खेल है क्या, मतलब जो है कि ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो इसमें जो है कि ये डॉलर, ये लिखा है 3rd पॉइंट है, द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच द वैल्यू ऑफ ए करेंसी इज अलाउड टू एडजस्ट फ्रीली एज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज कॉल्ड अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम। तो ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम होता है जहाँ पर डॉलर की वैल्यू जो ऑटोमेटिक, अब देखो यहाँ पर कोई कर रहा है, मैंने आपको बताया कि ये डॉलर जो ऊपर नीचे जा, कोई ऐसा नहीं बीच में कोई कर रहा हो, इसे सप्लाई कम ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ऊपर नीचे जाती है, ये चीज़ होती है ना सप्लाई। बहुत उदाहरण सिंपल सा लीजिए, आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में स्टार्टिंग दिनों में नया नया आलू मान लो सब्जी लेने गए, अब नया नया मान लो पोटैटो बिक रहा है। अब उस टाइम पे उतना महंगा क्यों होता, 100 रुपये किलो 150 रुपये क्यों हो जाता भाई, वो नई नई गोभी इतनी महंगी क्यों होती, 100 रुपये 150 रुपये किलो, नया नया टमाटर था क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम होती है, मार्केट में डिमांड होती है ज़्यादा, तो उसकी भाई जो दुकानदार कीमत बढ़ा देता है। और वही जो है कि एंड के टाइम पे देखोगे वहाँ 2 रुपये किलो टमाटर, भाई 10 रुपये किलो गोभी, 5 रुपये, ये क्यों, क्योंकि हर व्यक्ति किसानों उस टाइम पे हर एक किसान की फसल उग जाती है, मार्केट में सप्लाई हो जाती है। ये तो आप इकोनॉमिक्स स्टूडेंट बहुत आसानी समझ रहे होगे ये चीज़। ऐसे ही इसका भी होता है डॉलर का, क्योंकि अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड है। वही मान लो कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा डॉलर हमारे यहाँ पे आ गया देश में, डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रह गई, है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो उसके हिसाब से जो है कि फिर जो भी हमारे देश में कीमत होती है उसी हिसाब से बाहर वालों को ट्रेड करना पड़ता है उसी शर्त पे। ऐसा नहीं कि भैया हम बाहर वालों को करेंगे, नहीं तुम्हारी बहुत सस्ता है, हमारे देश के लिए महंगा, ऐसा तो नहीं, है ना। तो ये फ्रीली जो है कि अच्छी कीमत जो है कि फ्लेक्सिबल है ना। उसके बाद जो है कि फिक्स जो है कि एक्सचेंज सिस्टम भी होता है, फिक्स रेट, है ना। जैसे कि गवर्नमेंट क्या होता है, डॉलर की वैल्यू फिक्स करती है। मान लो ज़्यादा अगर ऊपर नीचे हुआ, है ना, मान लो कि ज़्यादा अगर ऊपर नीचे हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से फिक्स भी कर देती है ना। जैसे कि यहाँ पर है फोर्थ वाला, वन एक्सचेंज रेट इज़ फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड फिक्स एक्सचेंज रेट, है ना। तो जो है कि ये यहाँ पर एक्सचेंज रेट नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पर व्हेन रेट इज़ फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, जब ये जो ये एक्शंस हो गया है, ये माफ़ करिएगा, मेरे लेक्चर में आपको ज़्यादातर ये राइटिंग वाली मिस्टेक ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैं इसको अपने हाथों से स्लाइड बनाता हूँ।
और उसमें मैं स्पेलिंग नहीं देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ ये वर्बली जो है कि बोल के, है ना, गूगल टाइपिंग से करता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने एक्सचेंज बोला तो इसका एक्शन लग गया है। तो यहाँ पर हो गया 4.1 जो है कि एक्सचेंज रेट इज़ फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, है ना। तो तब जब ये मान लो गवर्नमेंट फिक्स करती है, गवर्नमेंट फिक्स करने मतलब जैसे भाई अब मान लो कि डॉलर की कीमत जो है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में, जैसे कि अब वो बढ़ता जा रहा है ना। गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई अगर ज़्यादा मान लो कि कीमत रुपया मान लो डिवैल्यूट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा जो है कि एक तरीके से मान लो कि बाहर से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होने लगेगा, है ना, जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को गड़बड़ कर सकता है। या मान लो रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो रही है उसके सामने, है ना, या मान लो कि बढ़ रही है तो फिर जो इम्पोर्ट जो है कि कम होगा। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से भी उसको फिक्स जब करती है तो उसे कहते हैं फिक्स, व्हेन इट इज फिक्स बाय गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तब जो है कि उसे फिक्स एक्सचेंज रेट बोला जाता है ना। अब देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ ए कंट्री इज द इंक्रीज इन इट्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर फॉरेन करेंसी। अप्रिसिएशन क्या होता है, अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन क्या होता है। जैसे कि जब जो है कि डॉलर की कीमत जो है कि वो बढ़ा दी जाती है ना, तब उसे कहते हैं अप्रिसिएशन। जैसे $1 में मान लो आज की टाइम में जो है कि मान लो 82 रुपये आए, 82 रुपीज़, है ना। अगर मान लो कि वही अगर $1 में मान लो कल की डेट में 85 रुपया हो जाए तो क्या हो जाएगा, रुपया जो है कि वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, हो जाएगा डेप्रिशिएट। मतलब जो है कि वो रुपए की कीमत और ज़्यादा गिर गई। मतलब पहले क्या था, $1 में जो है कि केवल 82 रुपया होता था, अब जो है $1 में 85 रुपये तक हो गया है ना। जैसे कोई अगर अमेरिकन व्यक्ति जो है कि वो क्या कर सकता था कि वो कहता भाई मैं अपने $1 में तुम्हारे 82 रुपये तुमसे ले सकता हूँ, और एक टाइम पे वो कहे कि भैया $1 में तुमसे 85 रुपये तक ले सकता हूँ। इसका मतलब पैसे की वैल्यू और कम हो गई है ना। तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। अगर वही मान लो कि अगर 82 रुपये मान लो 70 रुपये चला जाए, वो कहे कि भैया मैं तुमसे $1 में 82 रुपया ले सकता हूँ। एक टाइम पे कहे भैया मैं तुमसे 70 रुपये ले सकता हूँ क्योंकि तुम्हारा रुपया थोड़ा महंगा हो गया, मतलब रुपया जो है कि वो अप्रिशिएट हो गया है, ठीक है। इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, दूसरा पॉइंट देखिए, इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ करेंसी फ्रिक्वेंटली डेप्रिशिएट एंड अप्रिशिएट डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। तो ये डिमांड ऑफ सप्लाई पे भी अप्रिशिएट, मतलब भाई उसकी कीमत बढ़ती घटती वो ऐसा होता है। इन द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट हैज़ टू बाय एंड सेल फॉरेन। हाँ, अब देखिए, जब सरकार जो है कि सरकार को लगता है कि यार ये पैसे जो है कि डॉलर तो इसके बहुत भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, तब क्या करती है, डॉलर की सप्लाई बढ़ा देती है मार्केट में। जैसे डॉलर मान लो बढ़ता जा रहा, गवर्नमेंट को लगा कि इसके तो रुपए की तो कीमत ही गिराता जा रहा है, ये तो बढ़ते जा रहा है ना। अब बढ़ेगा क्यों, उसका कारण होता है क्योंकि उसकी मार्केट में वो है ही नहीं। मार्केट में जब उसकी सप्लाई कम है तो अब हर व्यक्ति को चाहिए डॉलर बाहर से ट्रेड करने के लिए। अब हर व्यक्ति को बाहर से ट्रेड करने चाहिए डॉलर, तो वो क्या करे, रुपया धीरे धीरे मत करे, भैया जितना मन उतना रुपया ले लो, लेकिन हमें डॉलर चाहिए, हमें चाहिए डॉलर। आप 82 रुपये मांग रहे हो, हमसे 85 रुपये ले लो। आप 85 रुपये के हिसाब से 85,000 के हमें आप जो $1000 दे दो, है ना। तो जो है कि भाई क्या होगा वहाँ पे, तो क्योंकि इसीलिए डॉलर है ही नहीं तो इसलिए उसकी कीमत बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, भर के अपने खजाने में से, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से भरेगी डॉलर, है ना। तो भर के जो है कि मार्केट में छोड़ देगी, डॉलर ही डॉलर हो गया। मतलब जो है कि अब जब डॉलर हो गया तो आराम से डॉलर मिल रहा है, तो फिर आदमी क्यों कीमत ज़्यादा देगा उसकी, मतलब ऑटोमेटिक जो है कि डॉलर की वैल्यू जो क्या हो गई, कम हो गई, ये चीज़ है। उसके बाद जो है कि बात ये वाला पॉइंट देखिए, बट व्हेन इन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट मैनुअली इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ, जब सरकार जब मैनुअली, यही बात जो मैं बता रहा हूँ कि मैनुअली जब सरकार ने इंक्रीज डिक्रीज करा है, तो ये जो हो गया कि रीवैल्यूएशन, मतलब उसने अगर डॉलर मार्केट में बहुत ज़्यादा छोड़ दिया, है ना, तो क्या होगा, रुपया उसने क्या कर दिया, रीवैल्यूएट कर दिया, मतलब रुपये की कीमत बढ़ा दी, है ना। और अगर मान लो मार्केट से उसने एक टाइम पे क्या हुआ कि डॉलर, मतलब जो डॉलर बहुत ज़्यादा हो गया है ना, डॉलर बहुत ज़्यादा जब हो जाएगा तो भाई व्यक्ति को डॉलर ही डॉलर मिलेगा, है ना। तो वो क्या करेगा, रुपया जो है कि उतनी ज़्यादा एक तरीके से फिर क्या हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा डॉलर की सप्लाई हो जाएगी, मतलब जो है कि डॉलर की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। मतलब जो है कि $1 में आदमी बहुत कम रुपया देना पसंद करेगा, तो जो है कि बाहर से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। आप भी बात समझिए। अब मान लो कि कोई मान लो कि विदेशी है ना, वो अपने यहाँ से मान लो कि उसको $1 में 80 रुपये की चीज़ मिले, एक केस ये हो गया। और एक दूसरा केस हो गया, उसको $1 में केवल 70 रुपये की चीज़ मिले, तो भाई वो कौन सी पसंद करेगा, वो वही पसंद करेगा जो इसको $1 में 80 रुपये तक की चीज़ मिल जाए। तो इसीलिए अगर मान लो कि रुपया जो है ना, वो डॉलर के मुकाबले मान लो कि अगर ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, यानी 70 रुपये रह जाएगा, तो बाहर का व्यक्ति ट्रेड नहीं करना चाहेगा, मतलब हमारे यहाँ से सामान परचेज नहीं करेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करती है कि जो है कि मार्केट में जो है कि अगर उसकी वैल्यू, उसको रुपया की वैल्यू बढ़ानी है, तो उस टाइम पे क्या करेगी वो, मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ानी है, तो मार्केट में क्या करेगी, डॉलर जितना है उस मार्केट से डॉलर जो है कि लेकर के अपने रिजर्व में रख लेगी, है ना। तो ऑटोमेटिक मार्केट में हो जाएगा डॉलर कम और रुपया जो है कि हो जाएगा एक तरीके से डॉलर के मुकाबले
जो है कि मान लो डिवैल्यूएट, अब जब रुपया हो जाएगा डिवैल्यूएट तो अमेरिका लगा रही भैया अब तो $1 में 80 रुपये तक की चीज़ मिल रही, फिर जो है कि वो ट्रेड ज़्यादा पसंद करना चाहेगा। बहुत ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए वही बात जो है कि आपको लगातार आपको समझ में आ जाए। हो सकता है मेरा तरीका ये सही ना हो, लेकिन हाँ आपको समझ में आना चाहिए। अ सिस्टम दैट हैज़, ये वाला है, अ सिस्टम दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय इंडिया। बिल्कुल टकला लग रहा हूँ मैं, ऐसे दिखा रहा हूँ तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऊपर कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऊपर भी ब्लैक है ना, ऐसे सही है। सही है। अब उसके बाद द सिस्टम हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय इंडिया एंड विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री इंटरवेंस। हाँ अब देखिए, a system has been adopted by India and which the central bank of country intervenes in foreign exchange market to prevent large fluctuation in exchange rate is not completely flexible or floating exchange rate system but it is managed by central bank। अब देखिए वही है कि डॉलर जो है कि मार्केट में ऑटोमेटिक फ्रीली जो है कि तैर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे, लेकिन ज़्यादा ही जब अपना है ना कि ज़्यादा ही जब अपना पैर पसारने लगता है तो सरकार को हस्तक्षेप इंटरवेंशन करना ही करना पड़ता है ना। और जब सरकार इंटरवेंशन करती है मतलब डॉलर मार्केट में उसकी सप्लाई कम ज़्यादा करती है तो इसको कहते हैं कोल्ड मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम, है ना। उसके बाद जो है कि देर इज़ व्हेन रुपी डेप्रिशिएट्स RBI सेल्स US डॉलर इन मार्केट। वही है कि रुपये की कीमत जब कम होती है तो क्या करती है सरकार, डॉलर की क्वांटिटी बढ़ा देगी, डॉलर मार्केट में सेल कर देगी। एंड बाय USDT वन रुपी अप्रिशिएट मोर। और जो है कि सरकार अगर रुपया जो इसकी मतलब जो है कि अप्रिशिएट हो रहा है इसकी, तो सरकार क्या करेगी, डॉलर जो है कि मार्केट से बाय कर लेगी। अप्रिशिएशन ऑफ रुपी एज कम्पेयर टू फॉरेन मेक्स द इंडियन एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव। ये मैंने आपको जो भी बताया था वही सामान लिख रखा है, पढ़ने से ज़्यादा कोई वो नहीं, ठीक है। वही कि भाई पैसे की जब कीमत कम होगी तो वही डॉलर जो है कि बाहर से एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगेगा, मैंने आपको बताया तभी। सम इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज रेट्स कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पर अभी जो है कि सम इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज रेट कॉन्सेप्ट हैं ये, कि एक्सचेंज रेट समझिएगा कैसे कैसे मतलब क्या क्या उनको किस किस टर्म्स में माना गया है। तो पहला तो हो गया है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या हो गया है कि ये जो है कि जैसे कि भाई इस समय $1 में जो है कि 81.7 रुपीज़ है, या मान लो 82 रुपीज़ है। तो ये जो मतलब बाहर की एक करेंसी में हमारे जो है मेरी कितनी करेंसी वो ले सकता है, मेरी कितनी करेंसी वो एक्सचेंज कर सकता है ना। तो जो है कि कंपेयर करके मान लो उसको $1 में कितना है इस समय 82 रुपया, है ना। तो इतना जो है कि वो क्या हो जाएगा, या मान लो कि अभी जो ब्रिटिश पाउंड है तो वो 99 रुपीज़ समथिंग है। तो क्या है कि मतलब तो वहाँ पर क्या हो गया, ब्रिटिश पाउंड के टर्म्स में जो है कि इसकी कीमत कितनी हो गई है, जो रेट हो गया है हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो गया 99 रुपीज़। तो जो इस समय चल रहा है वो उसका नॉमिनल रेट एक्सचेंज है। तो ये लिखा है कि मेजर द रेट एट विच करेंसीज ऑफ टू गुड्स कैन बी एक्सचेंज। ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या हो गया, देखिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या हो गया, ये हो गया है जैसे कि मान लो किसी देश में जो है कि डॉलर जो है कि है 82 रुपया, है ना, लेकिन हमारी उससे ट्रेड जो है कि होती है कम, हमारी उससे ट्रेड होती मान लो कि केवल 20%, है ना। और कोई देश है मान लो कि दुबई है, फॉर एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपका ट्रेड कितना हो रहा है वो आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन दुबई वहाँ पे धर्म है मान लो, सपोज मान लो कि धर्म की कीमत कैलकुलेशन के लिए मतलब 20 रुपये ले लेते हैं ना, लेकिन वहाँ से ट्रेड हो रही है 80 रुपया। तो इसका मतलब जो है ओवरऑल जो है कि हमारा जो बाहर की विदेश की मार्केट में रुपए की वैल्यू लगी है वो कितनी लगी है ओवरऑल, भाई ओवरऑल जो है कि रुपए की वैल्यू कितनी लगी है। तो वो जो है कि ओवरऑल रुपए की जो वैल्यू लगने का फार्मूला है वो ये है कि आपका नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, है ना। तो जो है कि यहाँ पर आपका ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के ये आपका एक एग्जाम्पल लेकर के दिखाऊंगा। देखिए अब अगर मान लो कि ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है तो मान लो कि ये NER C1 क्या हो गया, ये आपका हो गया नॉमिनल एक्सचेंज रेट C1 का मतलब कंट्री वन का। तो यहाँ पर मान लो कि कंट्री वन का जो है कि मान लो कि अभी हमने डॉलर की बात करी तो हम मान लो कि 80 रुपीज़ ले लेते हैं, 80 रुपीज़, है ना। और जो मल्टीप्लाइड बाई अब ये क्या हो गया WC1, इसका मतलब हो गया कि उसका जो है कि जो हमारी ट्रेड है ना, उसका जो है कि ट्रेड कितनी हो रही है ना, ट्रेड रेट का मान लो कि हमारी केवल 20% होगी तो उसको हम 0.2 लेंगे, है ना। प्लस दुबई मान लो कि हमारा जो है कि जो उसका दिरहम की कीमत है वो मान लो कि है 20 रुपया, है ना, उसका 20 रुपया NER रेट है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट उसका है। और जो है कि ट्रेड वहाँ से कितनी हो रही है ना, ये मल्टीप्लाई की साइन है, पॉइंट जो है कि 80% हो रही है ना। तो अब देखिए कितनी वैल्यू निकल आ रही है, ये जो है कि आपका हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 16 रुपीज़ हो जाएगा ये वाला, है ना। और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 16 रुपीज़, मतलब जो है 32 रुपीज़ जो है ये वैल्यू निकली है डॉलर की। मतलब ये मतलब जो कि हमारा नॉमिनल एक्सचेंज जो आपका इफेक्टिव जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है ना, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है कि वैसे हमको लग रहा था कि जो है कि $80 में हमारा रुपया लग गया, $80 $1 में 80 रुपये हम दे रहे हैं,
और एक है मान लो 20 रुपये, तो हमारा जो इफेक्टिव लगा है ना, जैसे जो हमारी ट्रेड हुई है, ट्रेड होने के बाद जब हमने पता करा कि फॉरेन करेंसी के टर्म्स में रुपया जो है कि उसका इफेक्टिव रेट क्या लगा है, तो वो जो है कि 32 रुपया लगा है इफेक्टिव रेट, है ना। तो इस तरह से जो है कि जब ट्रेड होती है तो इसका आकलन ऐसे करा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर ये आपका हो जाएगा रियल एक्सचेंज रेट। हाँ देखिए, रियल एक्सचेंज रेट बहुत अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग चीज़ है। रियल एक्सचेंज रेट में क्या होता है, मेजर्स द रेट एट विच डोमेस्टिक गुड कैन बी एक्सचेंज्ड। जैसे मान लो कि अब आपको चौंकाने वाली बात है कि आपको वही सेम आईफोन आपका अपना है, और वही सेम आईफोन जो है कि नया मान लो यहाँ का इंडिया का है, और वही सेम आईफोन जो है कि अमेरिका का है ना। तो आपको वही सेम फीचर्स जो भी है ना, मॉडल, वही एक अमेरिका का आईफोन लेने के लिए आपको यहाँ के 2 आईफोन देने पड़ सकते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वो महंगा है ना, वहाँ पर वो महंगा है, इसलिए जो है कि तो यहाँ पर। लेकिन डॉलर जो देखिए आप कि डॉलर जो है कि आपको $1 के 80 रुपये देने पड़ रहे हैं, लेकिन एक जो है कि फ़ोन के लिए जो है कि आपको 2 फ़ोन देने पड़ रहे हैं, है ना। तो कहीं पे आपको लग रहा होगा 2 फ़ोन ही देने पड़ रहे, लेकिन कहीं लग रहा होगा कि वो तो प्रोडक्ट है उसका, ऐसा क्यों है भाई, वो तो भाई 1 फ़ोन के बदले 2 फ़ोन क्यों दें। तो ये ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पर महंगाई है ना। तो इसीलिए देखो, आपने देखो कि भाई लोग कहते हैं कि अमेरिका रहना, तो वही वहाँ पर कहते हैं उसी हिसाब खर्चे हैं। तो वहाँ पर अगर मान लो कि वो महीने का मान लो कि 5 लाख रुपया भी कमा रहे हैं, तब भी जो है कि उनका जब यहाँ पे अपना व्यक्ति जो 1-1.5 लाख में अपने खर्च कर लेता, मान लो कि अगर 5 लाख है ना, एक बहुत ज़्यादा खर्च कर ले, 1.5 लाख खर्च कर लेगा महीने का, लेकिन वहाँ पर जो है कि उनका 3 लाख रुपये खर्च हो जाता है, क्योंकि वहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि रियल एक्सचेंज रेट कैसे निकलता है, तो यहाँ पर जो है कि रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट मान लो कि अभी डॉलर का हमारा कितना है 80 है ना। मान लो अगर हमको ये निकालना है, तो हमारा जो है कि मान लो कि निकालना है, तो हमारा ये इसका फॉर्मूला है RER, मतलब जो है कि आपका हो जाएगा रियल एक्सचेंज रेट इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट कितना हो गया, मान लो हमारा USD का मान लो सपोज 80 रुपीज़ है ना। और प्राइस मान लो कि सपोज कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसका प्राइस जो है कि वहाँ पर है कितना $10 है ना, और हमारे यहाँ पर देश में जो हमारे यहाँ पर कितना है उसका 200 रुपया है ना। तो अब ये समझिएगा, यहाँ से लिखना इसलिए राइटिंग बिल्कुल बेकार आ रही होगी, और बेकार है भी मेरी, ठीक है। तो इसमें जो है कि 80 जो है कि अभी इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20, उसके बाद ये वाला 0 यहाँ पे गया, और जो है कि ये वाला आपका हो जाएगा कितना 4। मतलब अब ये 4 निकल के आया है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको USA की एक कमोडिटी लेने के लिए सेम उसी मतलब वही कमोडिटी इंडिया की 4 देनी पड़ेंगी, तब आपको एक मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर ये इसका मतलब, तो ये जब ट्रेड होती तो ये निकालती है गवर्नमेंट, है ना, कि ये पता करने के लिए कि कितनी महंगाई है USA में या फॉरेन में कितनी महंगाई हो रखी, मतलब जो है महंगाई 4 गुनी है, इसका मतलब ये हुआ, है ना। यही अगर इसकी वैल्यू 2 तो महंगाई 2 गुनी, यही इसकी वैल्यू अगर 1.5 तो महंगाई 1.5 गुनी, यही इसकी वैल्यू 1 तो महंगाई जितना यहाँ रेट है, जितना रेट की मतलब बात नहीं, मतलब महंगाई कि जितना प्रोडक्ट यहाँ है उसकी कीमत उतनी ही कीमत वहाँ है उसकी, है ना, तो महंगाई नहीं। तो ये चीज़ है। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर ये जो है द वैल्यू ऑफ RER इज 5, है ना, इट मीन्स 5 यूनिट ऑफ गुड्स इंडिया रिक्वायर्ड टू, वो नहीं लिख रखा वहाँ पे। अब उसके बाद जो है कि सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है ये आप समझिएगा, थोड़ा खुद को ऊपर उठा देता हूँ मैं। अब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब देखिए कहीं जो है कि आपको वही है कि 2.5 गुड्स देना पड़ रहा है किसी कंट्री में जो है कि महंगाई 4 गुना है, किसी कंट्री में 5 गुना महंगाई, किसी कंट्री में मान लो 6 गुना महंगाई है। तो अगर हम एवरेज निकाल देंगे, है ना, उनका सबका, ठीक है, तो जो निकल का है मान लो कि अब 3 निकल का गया, मान लो हमने 2-4 कंट्री का, हमने मान लो यूरोप का, अमेरिका का, है ना, और जो है कि मान लो ऑस्ट्रेलिया का, सबका निकाल लिया, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ इंडिया का बाहर का अगर हमें कम्युनिटी लेने के लिए इंडिया से हमें इतनी कम्युनिटी देनी पड़ेगी। हमने एक एवरेज निकाल लिया, तो जो कि जब उनका वेटेज का एवरेज पूरा निकाल लेते हैं हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो किसी तरह की, इस सेशन से लेकर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं क्लासेज जो है कि लगातार यहाँ पर ले रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा मेरी क्लास लंबी इसलिए होती है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि बार बार जो है कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाऊँ,
है ना, कि आपकी बात समझ में आए। जब बात समझ में आ जाएगी, आपके दिमाग में चली जाएगी, तो आप जो ऑटोमेटिक जो है कि वो चीज़ मार्केट में ढूंढने की कोशिश करोगे। आप मार्केट में जो है कि देखोगे, सोचने की आपकी प्रवृत्ति मतलब है ना, तब वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। अगर मान लो मैंने आपको सिंपली बता दिया, आपने क्लास देख ली, आप भूल जाओगे। लेकिन हाँ, ऐसे जो है कि मैंने आपको जब मार्केट, शेयर मार्केट कैसे चलती है, क्या होता है, ये मैंने सब बता दिया, तब आपका दिमाग खुलेगा। आप दोस्तों से भी यही बात कहोगे, यार ऐसा ऐसा होता है, तो अच्छा लगता है ना। आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ पढ़ाई करी और जो है कि मान लो कि उसका हमें जो है कि सिर्फ एग्ज़ाम पास कर लिया है, कुछ भी। आपको ये भी लगेगा हाँ हमको जानकारी मिल रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आई विल बी बैक वेरी सून। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।